मार्किस ईकर को वहां देखकर ड्यूकार्सिस भी जल्दी से वहां आ जाते हैं और उन्हें गुस्से से कहते रहते हैं कि आखिर आप क्या कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। मार्किस ईकर ड्यूकार्सिस को वहां देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वो सोचते रहते हैं कि आखिर वह यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वह हल्का सा घबराते हुए कहते हैं कि मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ होंगे। मैंने तो सोचा था कि आप इस वक्त अभी पार्टी में होंगे। ड्यूकार्सिस कहते हैं कि मैंने उसे बच्चों की देखभाल के लिए छोड़ दिया, लेकिन मार्किस वॉरेन ईकर, क्या आप ईकर के महान घराने के मुखिया नहीं हैं? आपको तो वहाँ होना चाहिए था और उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए था। ड्यूकार्सिस को यहाँ देखकर ईकर सोचते रहते हैं कि मैंने तो बस यही सोचा था कि उस क्षण का मुझे इंतजार करना है जब बच्चों के आसपास कोई भी ना हो। मैं भी स्टेलिन के लिए यहाँ आया था। वह वास्तव में यहाँ की चीजों को देखना चाहता था और यहाँ की सड़कों पर घूमना चाहता था। ड्यूकार्सिस कहते हैं कि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैंने तो बस आपको मेरे बच्चों को ले जाने की कोशिश करते हुए देखा। ईकर कहते हैं कि ओ, मैं तो उन्हें भोजन के लिए लेकर जा रहा था ताकि वह आपस में दोस्ती कर ले और एक दूसरे से माफी भी मांग ले। ड्यूकार्सिस कहते हैं कि इन सब में मेरा मानना तो यह है कि इसके बजाय मुझसे दोस्ती कामयाब की जा सकती है। फैड्री, इस बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सभी जाओ और फेस्टिवल का मजा लो और घर पर देर से मत आना, और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना कि आप वापस आने के बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह साफ कर ले, क्योंकि सड़कों ने उन्हें गंदा कर दिया होगा। यह सुनकर फैड्री स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है पिताजी, आप चिंता न करें। बच्चे जल्द ही वहाँ से चले जाते हैं और ड्यूकार्सिस और ईकर ही वहाँ पर अकेले रहते हैं। ड्यूकार्सिस उन्हें गुस्से से देखते हुए कहते हैं कि आइए हम दोनों मिलकर इस बारे में विस्तार से बात करें कि दोस्ती किस तरह की जाती है। इन सब में हमें छोटे बच्चों को नहीं लेकर आना चाहिए। हमें ऐसा क्या करना चाहिए मार्किस की इस दोस्ती की बात अच्छे से हो। यह सुनकर वॉरेन ईकर घबरा जाते हैं और सोचते रहते हैं कि आखिर यह क्या हो रहा है। मैंने यह सब तो प्लान नहीं किया था। वे सभी दूसरी ओर जाते रहते हैं। लेडियन आश्चर्य से कहता रहता है कि मैं तो बिल्कुल उस समय चौंक ही गया था जब अचानक से पिताजी आए थे। ओलिविया कहती रहती है कि आपने ठीक कहा। अच्छा है कि अंकल वहाँ पर आ गए और उस लकड़बग्गे से व्यक्ति को वहाँ से भगा दिया। और आपसे सच कहूँ तो मुझे उस तरह की घिनौनी नजरों से बहुत ही ज्यादा नफरत है। यह सुनकर फैड्री कहता है कि और मैं भी अगर मेरे बारे में कहूँ तो यह मेरे जीवन का सबसे अप्रिय हैंडशेक था। वह सभी बातें करते ही रहते हैं कि अचानक से टियन को अलग सा महसूस होता है और वो सोचती रहती है आखिर यह क्या है। कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कि कुछ चिपचिपा सा या घिनौना सा मेरे चारों ओर लिपट गया हो। टियन को ऐसा बर्ताव करते देखकर ओलिवियर कहती है कि टियन, आपको क्या हुआ? आप अचानक से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही हैं? क्या आप ठीक हैं? यह सुनकर टियन अपनी आंखों को खोलती है और सोचती है कि वह कुछ क्षण के लिए ही था और अचानक से गायब हो गया। आखिर वह क्या था? वह डरावना सा एहसास जैसे कि उसने मुझे चारों ओर से घेर लिया हो, अंधकार से ढक लिया हो। अगले दिन टियन अपने पिताजी के साथ आती रहती है और कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। प्लाजा में एक विशाल टावर दिखाई दे रहा है। ड्यूकार्सिस बताते हैं कि यह लुमिनेरिया प्रतियोगिता के लिए टावर है और इसके साथ ही यह प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह के बाद में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। साथ ही यह समय नोबल घरानों के लिए अपनी शक्ति दिखाने तथा साम्राज्य के नागरिकों के समक्ष अपनी ताकत साबित करने का एक तरीका है। और आपको यह तो याद ही होगा कि उद्घाटन समारोह के दौरान सदन के प्रमुखों ने अपनी शक्तियों का आकाश में उड़ा दिया था और उनका प्रदर्शन किया था, है ना? इस बार यह लड़ाई उत्तराधिकारियों के बीच अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए होगी। हालांकि सभी घरानों की पीढ़ियां अलग हैं और उनमें अंतर है। बच्चे भी अलग अलग एज के हैं, लेकिन केवल ही उत्तराधिकारी इसमें भाग ले सकते हैं जो कि वयस्क हो गए हों। ये बच्चे जो अभी तक वयस्क नहीं हैं, उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं है। टियन और लेडियन सीट पर बैठे रहते हैं और लेडियन कहता रहता है कि हमारी ओर से फेड्री इस प्रतियोगिता में प्रवेश करेगा। और शायद आप इस बारे में नहीं जानती होगी, पिछली वाली लुमिनेरिया प्रतियोगिता में फेड्री ने भाग लिया था और वह इसका विजेता था। और इस बार तो टियन आप भी हमारे साथ हैं, इसीलिए स्थितियाँ और भी ज्यादा बेहतर है। साथ ही उसे किसी भी प्रकार के प्रकरण से भड़कने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसी चेयर लीडर उसे चेयर करेंगी। यह सुनकर टियन बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो स्माइल करते हुए कहती है कि यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो मैं बहुत ही ज्यादा जोर से उनके बारे में चेयर करूंगी और उन्हें बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करूंगी। दरवाजे खुल जाते हैं और प्रतिभागी अंदर आने लगते हैं। यह देखकर लेडियन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टिसिपेंट अंदर आने लगे हैं और उन्हें अचानक से वहाँ पर स्टेलिन दिखाई देता है, जो कि आश्चर्य में लग रहा था। लेडियन उसे देखकर कहता रहता है कि वह इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? पिताजी, कल आपने इकर्स के साथ क्या बात की थी? ड्यूकार्सिस कहते हैं कि कुछ खास नहीं, मैंने बस चुपचाप उनसे कुछ बातें की थी। और लेडियन कहता है कि क्या सच में? अगली एंट्री एक पिंक हेयर यंग लेडी की होती है, जिसे देखकर टियन सोचती रहती है कि आखिर यह खूबसूरत रंगीन बालों वाली लेडी कौन है? अगर वह महान घरानों में से किसी एक की है तो शायद वह अर्नेट है, जो कि फूल को खिलते हुए दिखाती है। अगली एंट्री ओलिवियर की होती है, जो कि स्माइल करते हुए उसे गले लगा लेती है। यह देखकर टियन सोचती रहती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि ओलिवियर उन्हें
जानती है और उनके काफी करीब है। मैं इस बारे में कई देर से सोच रही हूँ, मेरी उम्र का दोस्त होना कैसा होगा, यह परिवार से अलग महसूस होगा, है ना। अगली एंट्री रोविन की होती है और उसे देखकर फेड्री कहता है कि वह तो रोविन एस्टीरियन है। वह 7 साल की है और प्रतियोगिता में भाग ले रही है। फेड्री ने भी 8 साल की उम्र में प्रतियोगिता में भाग लिया था और इसकी शुरुआत की थी। ड्यूक कार्सिस उन्हें बताते हैं कि अतीत में लीना ने 6 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में चैंपियन बनकर सुर्खियां बिखेरी थी। मुझे इस बात पर यकीन है कि जैसा कि लीना ने किया, वह उस चीज की उम्मीद नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वह नेस्टीरियन की ताकत को दिखाना चाहते हैं। ड्यूक कार्सिस सोचते रहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि घर के मुखिया उसे इसमें धकेल रहे होंगे। मैंने सुना है कि वे इतनी प्रतिभाशाली भी नहीं है, क्या वह वास्तव में प्रतियोगिता का प्रबंधन कर सकती है। रोविन गुजरती रहती है कि उसकी नजर क्राउन प्रिंस इयान पर गिरती है और वो सोचती रहती है, यह तो क्राउन प्रिंस है। मुझे नहीं लगा था कि उद्घाटन समारोह की तुलना से भी अधिक वह यहाँ पर इतने करीब होंगे। रोविन अपने ख्यालों में खोई हुई थी और सोचती रहती है कि क्या क्राउन प्रिंस रोविन को अच्छे से जानते हैं, और वैसे भी रोविन क्राउन प्रिंसेस की उम्मीदवार है। यह सब जानने के बाद में शायद वह रोविन से शादी करना भी चाहते हों, और वैसे भी उन्होंने समारोह के दौरान उस मठ का प्रचार सिर्फ इसीलिए किया होगा क्योंकि वह उनकी कैपिटल के पास रहती है। और यदि रोविन भी कैपिटल में होती और उनके साथ महल में हर दिन बिताती तो उसके साथ भी टियन जैसा ही विशेष व्यवहार किया जाता। रोविन सीढ़ियों पर उनके पास जाते हुए सोचती रहती है कि मुझे इस बारे में उन्हें बताना होगा कि रोविन भी यहाँ कैपिटल में रहना चाहती है और उनके साथ रहना चाहती है। रोविन को प्रिंस की ओर जाते देखकर ग्रैंडपा चैंडर सोचते रहते हैं कि आखिर रोविन कहाँ जा रही है, और वो सभी शौक में थे। प्रिंस इयान भी उसका इस तरह का व्यवहार देखकर आश्चर्य में थे और रोविन उसकी ओर आगे बढ़ते हुए कहती है कि हेलो योर हाइनेस क्राउन प्रिंस, मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं रोविन एस्टीरियन हूँ। प्रिंस कुछ नहीं कहते हैं और रोविन सोचती रहती है कि यह तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। उन्हें पास में देखने पर भी बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। रोविन स्माइल करते हुए कहती है कि मैं काफी समय से आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन ग्रैंडपा मुझे यहाँ पर नहीं लेकर आते थे। इयान पहले से ही काफी परेशान थे और वो सोचते रहते हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मुझे अपनी शक्तियों के कारण पहले से ही अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और अब यह परेशानी और आ गई है। रोविन क्राउन प्रिंस के करीब आती है और उसके हैंड को टच करते हुए कहती है कि रोविन आपसे शादी करना चाहती है और योर हाइनेस को खुश करना चाहती है। यह उन्हें पता होगा कि उन्हें क्या चाहिए। रोविन के अचानक से टच करते ही योर हाइनेस गुस्से से उसके हाथ को दूर कर देते हैं और गुस्से से खड़े होते हुए कहते हैं कि रोविन एस्टीरियन, आपको यह कहना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। मैं आप जैसी किसी से भी शादी नहीं करूंगा। यह सब देखकर रोविन शॉक हो जाती है और क्राउन प्रिंस वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि अब जब सभी यहाँ पर आ गए हैं तो मैं आदेश देता हूँ कि सभी नोबल घरानों के उत्तराधिकारी एक जगह एकत्र हो जाएं। इयान रोज स्टेज से नीचे आते हुए फेड्री से कहते हैं कि आपको जल्दी करना चाहिए। फेड्री, क्या आपको पता है आपकी वजह से मैं कुछ अजीब सी चीजों से चिपक गया हूँ। और यह सुनकर फेड्री कहता है इसके बारे में मुझे खेद है प्रिंस। वह सभी के एकत्रित होने पर कहते हैं तो रोविन जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। प्रिंस इयान कहते हैं कि क्रेशियन के क्राउन प्रिंस और उत्तराधिकारी के रूप में और योर रॉयल मैजेस्टी द्वारा मुझे अधिकार प्रदान किए जाने के बाद मैं साम्राज्य के भविष्य के प्रतीक के रूप में इस प्रतियोगिता की अध्यक्षता कर रहा हूँ। क्राउन प्रिंस सभी प्रतिभागियों को देखते हुए कहते हैं कि आप सभी प्रतियोगिता के नियमों को भलीभांति जानते हैं, है ना। इसीलिए इसके नियमों का उल्लंघन या नियमों से हटकर कोई भी कार्य किया जाए तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही इस प्रतियोगिता के विजेता को यदि यह साम्राज्य के भीतर संभव है और कोई अपराध नहीं है तो उस व्यक्ति की एक इच्छा यानी सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा को पूरा किया जाएगा। सभी नियमों को समझाते हुए प्रिंस इयान रोज आगे बढ़ते हैं और टावर पर अपने मैजिक को कैस्ट करते हुए कहते हैं कि इसी के साथ इस प्रतियोगिता की शुरुआत की जाती है।